हेलो एंड वेलकम। तो आज हम करेंगे आपकी वन ऑफ द पोएम्स जो कि गिवन है आपके चैप्टर अ लेटर टू गॉड के एंड में। दोनों ही पोएम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं, तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी दोनों में मिलेगी आपको, जैसे कि दोनों पोएम्स रियलिटी बेस्ड हैं, एक आइडिया को प्रोपगेट कर रही है, एक मिथ ब्रेकर है, पर दोनों ही बहुत ही डिफरेंट हैं। पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो जो कि एक मिथ ब्रेकर पोएम है, प्लस जो कि बताती है कि कितने इम्पोर्टेंट है हमारा हर एक इवेंट, हर एक एक्शन, और हर एक एक्शन कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है हमारी लाइफ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। सो एज आई टोल्ड यू, ये एक अमेरिकन पोएट रह चुके थे। ये रियलिटी बेस्ड पोएम्स लिखते हैं और उसी के लिए बहुत ज़्यादा वेल नोन है। इनकी पहली पोएम अ बटरफ्लाई से इनकी इनकम शुरू हुई थी। जब वो अ बटरफ्लाई रिलीज हुई थी, जब पब्लिश हुई थी, तो वो सोल्ड आउट हुई थी इन $15, जो कि अब अगर हम एस्टिमेट करें तो दैट $15 इक्वल्स टू $474 और $75 अब के टाइम में। सो ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिज फर्स्ट इनकम। और दो वो पब्लिकेशन उनका इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था और वो इतने वेल नोन उस पब्लिकेशन की वजह से नहीं हुए थे, बट ही टुक अराउंड 40 years to become the well-known poet he is now. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में हमने जितनी चीज़ें जानी उसमें बहुत सिंपल सी एक चीज़ है कि वो रियलिटी बेस्ड पोएम्स लिखते थे, और ये पोएम भी उसी रियलिटी बेस्ड पोएम्स का एक पार्ट है। सिर्फ 8 लाइन्स की पोएम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है। सो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम? क्या ये समझाना चाह रही है पोएम? द पोएम टेल्स अस कि हर एक इवेंट, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितनी भी छोटी चीज़ हो, उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे। प्लस नेचर और ह्यूमंस कभी भी अनरिलेटेड नहीं हो सकते हैं, हमेशा ये इंटर रिलेटेड रहते हैं, और हर एक का इम्पैक्ट दूसरे की लाइफ पे जरूर होता है। और एक और चीज विच इज नॉट गिवन इन दिस स्लाइड, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड है हमारी सोसाइटी में, उसे ब्रेक करने की कोशिश करी है। जैसे मैं आपको अगर एक किसी भी चीज का नाम लेती हूँ तो हमारे दिमाग में उसकी रिलेटेड एक पर्सपेक्टिव ऑलरेडी तैयार होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ब्लैक कैट, तो हमें से कुछ लोगों ने सुना है कि ब्लैक कैट अगर रास्ता काट देती है, रास्ते से क्रॉस कर जाती है, तो हमारा काम नहीं हो पाता, वो चीज़ खराब हो जाती है, और वो बहुत इल ओमन और इविल ओमन माना जाता है, खराब चीज़ मानी जाती है। वहीं अगर मैं बोलती हूँ क्रो के बारे में, तो क्रो में भी यही चीज़ हम बोलते हैं कि उसके बारे में हमने एक धारणा बना रखी है, उसके बारे में एक पर्सपेक्टिव बना रखा है हमने, कि वो एक बैड ओमन है, बहुत खराब चीज़ है, अशुभ बोला जाता है उसे। वहीं कुछ रिलीजन्स, कुछ रीजन्स, कुछ कस्टम्स में नंबर्स को स्पेसिफाई करते हैं कि ये नंबर बहुत अच्छा है, दिस नंबर इज अनलकी। जैसे 13 नंबर को बहुत अनलकी कहते हैं कुछ रीजन्स में। तो इस पोएम में उन्होंने यही कोशिश करी है ये बताने की कि जरूरी नहीं कि हमने जिस चीज का पर्सपेक्टिव, जिस चीज के बारे में धारणा हमने जैसी बना रखी है, वो वैसा ही हो। सो लेट अस रीड द पोएम, और आप फिर बाकी आराम से समझ पाएंगे जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि एक्चुअली में पोएट कहना क्या चाह रहे हैं। The way a crow shook down on me, the dust of snow from the hemlock tree. बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, एक ही सिंगल सेंटेंस है, जिसको पोएटिक बनाया गया है, ब्रेक किया गया है 4 पीसेस में, और उसको पोएटिक बनाया गया है। इट्स नॉट एक्चुअली कि हर एक सेंटेंस के एंड में हमने राइमिंग स्कीम जोड़ी है, हमने एक ही सेंटेंस को ब्रेक किया है और उसे पोएटिक फील दिया है। सो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर पोएट? सबसे पहले देखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, एक है क्रो और एक है हेमलॉक ट्री। क्रो को भी हम बैड ओमन कहते हैं, खराब चीज बोलते हैं, और हेमलॉक ट्री एक्चुअली में क्या है? हम लोग यूजुअली प्लेन्स और प्लेट्यूज के लोग हैं, तो हमें पता नहीं है हेमलॉक ट्री कहते किसे, लेकिन जो माउंटेनियस रीजन्स में रहते हैं उन्हें पता है। सूगा पाइन नाम का एक ट्री होता है जो कि पॉइजनस कहा जाता है। कहते हैं कि ना तो उसकी लीव्स, ना ही उसके रूट्स, ना ही उसकी bark, किसी भी पार्ट को अगर हम कंज्यूम करेंगे, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम करते हैं, कोई भी एनिमल या ह्यूमन बींग्स करते हैं, तो दैट इज नोन टू कॉज वेरी इल इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडीज। तो बहुत खराब माना जाता है, बहुत डेंजरस माना जाता है, पॉइजनस होता है क्योंकि ये, तो इसे हम यूजुअली एसोसिएट करते हैं डेथ से, डेथ के साथ। तो यहाँ पर क्रो है जो कि बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री पर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं इसे, तो ये इमेजरी यहाँ पर यूज करी गया है। आप इमेजिन करिए कि एक ट्री है, हेमलॉक ट्री, पाइन ट्री है,
जो कि स्नो कवर्ड है, उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है। एंड द वे द क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो अगर क्रो हिला होगा थोड़ा भी, तो उसके ऊपर जो स्नो थी, वो स्नो उसके ऊपर से नीचे डस्ट डाउन हुई होगी। डस्ट एक्चुअली में स्मॉल पार्टिकल्स को, माइन्यूट पार्टिकल्स को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो एक सिंगल फ्रेज की तरह यूज कर रहे हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो झड़ी, झड़ने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही क्रो मूवमेंट किया होगा क्रो ने कुछ भी, तो वो जो पाइन ट्री था उसकी कोई भी ब्रांच शेक हुई होगी और उसकी वजह से स्नो डस्ट हुई होगी नीचे। और नीचे कौन था? हमारा पोएट। और वो स्नो किसके ऊपर गिरी? हमारे पोएट के। Has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rude. So what is this actually? Has given my heart. अभी अपने हार्ट की बात कर रहे हैं. Now this was about the first stanza was about the environment, कि कैसा क्या सराउंडिंग्स में है, और सेकेंड पार्ट में अब ये बता रहे हैं कि एक्चुअली उससे हुआ क्या. So has given my heart a change of mood, मतलब मेरा मूड सडनली चेंज हो गया उस चीज से. सो उस इंसिडेंस ने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया मेरे हार्ट पर. अ चेंज ऑफ मूड मतलब मेरा मूड चेंज हुआ, जो मेरी प्रेजेंट कंडीशन थी और जो मेरा प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड था वो चेंज हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्यूड. सो सेव्ड मतलब बचा लिया, मुझे वेस्ट होने से बचा लिया उस चीज को. अ पार्ट मतलब पोर्शन या किसी भी एक चीज का फ्रैक्शन, किसी भी एक चीज का हिस्सा. ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. सो व्हाट इज दिस? उस दिन का क्या बचाया उसने? उस दिन को बचाया जिसको मैंने ऑलमोस्ट खराब कर दिया था. ड्यूड हेयर रिप्रेजेंट्स रिग्रेटेड डीपली, जिसके बारे में मैं रिग्रेट कर रहा था कि ये दिन ऐसा गया है. सो मैं बहुत ज्यादा लेमेंट कर रहा था उस चीज के बारे में, बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा था. तो इस चीज से, एक छोटे से इंसिडेंट से क्या हुआ? मेरा हार्ट चेंज हुआ. मेरा प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, अब इससे समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड क्या हो रहा होगा उनका. ड्यूड ऑफ द डे आई हैड ड्यूड से समझ में आ रहा है कि वो पहले डिप्रेस्ड थे, वो थोड़ा एंजाइटी फील कर रहे थे, वो सैड थे, वो बहुत ज्यादा लेमेंट कर रहे थे अपने डे को कि ये दिन ऐसा गया है, या किसी भी एक इंसिडेंस को. लेकिन उस इंसिडेंस, उस क्रो के स्नो को डस्ट करने की वजह से उनका हार्ट एकदम से चेंज हो गया. वो छोटा सा इंसिडेंस उनके लिए बहुत हैप्पीनेस का इंसिडेंस रहा, और उनका मूड, मैं ये नहीं कहूंगी पूरा मूड चेंज हो गया. वो नाउ ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी, लेकिन उनका मूड चेंज हो चुका था. नाउ ही वॉज फीलिंग जॉयस. और अब वो बोलते हैं कि इस इंसिडेंस की वजह से बाकी का मेरा दिन बच गया, जिसको मैं सुबह से खराब मूड के साथ काट रहा था. अब वो दिन मेरा इतना खराब मूड के साथ नहीं जाएगा. नाउ इट वुड बी अ हैप्पी डे. वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए. हेमलॉक ट्री एक्चुअली में एक पॉइजनस ट्री है. वो ये जो आपके पास इमेज दिख रही है आपको, हेमलॉक ट्री ऐसा ही दिखता है. ये एक पाइन ट्री होता है, बहुत पॉइजनस होता है, और बहुत स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स होते हैं इसमें. दिखता सुंदर है, बट इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद डेथ. डस्ट ऑफ स्नो मतलब बहुत फाइन पाउडरी स्नोफ्लेक्स जो कि गिर रहे हैं. सेव्ड सम पार्ट मतलब प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग वेस्टेड. ड्यूड मतलब रिग्रेटेड बिटरली. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं हमारी पोएम एक्चुअली में कैसे सेट करी गई है. सो यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा कि अगर क्रो बैठा होगा तो कुछ इस तरह से बैठा होगा. स्नो कवर्ड ट्रीज होंगे. हेमलॉक ट्री मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है. तो अगर आप पोएम को देखेंगे तो पोएम कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी पोएम है. पोएम बहुत शॉर्ट है. सिर्फ 2 स्टैंजास हैं पोएम में. 4-4 लाइन की दोनों स्टैंजास हैं. और पूरी पोएम बहुत ही ज्यादा क्रिस्प है. तो वो क्रिस्प क्यों है? क्योंकि पहला स्टैंजा एक्चुअली में एक सिंगल लाइन है, और सेकेंड स्टैंजा अगेन एक सिंगल लाइन है, जिसे ब्रेक कर रखा है 4 पीसेस में. सो अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ये पूरी ही एक पोएम एक सिंगल लाइन है, जिसे 8 पीसेस में ब्रेक कर रखा है. सो दिस एक्चुअली इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में. ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया. एक्सप्लेनेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास, विच इज राइमिंग स्कीम और लिटरेरी डिवाइसेस. क्योंकि एक्सकर्प बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पोएम से रिलेटेड. तो वो एक्सकर्प्ट में यूजुअली जो फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर और फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं वो ये होता है कि राइमिंग स्कीम क्या है और कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज किए गए. तो यहां देखते हैं राइमिंग स्कीम ए बी है. इफ यू विल सी बहुत केयरफुली, यहाँ पर क्रो, मी, स्नो और ट्री फर्स्ट आंसर में हमारे वर्ड्स थे जो लास्ट में थे. तो क्रो इज राइमिंग विद स्नो,
मी विद ट्री, तो ए बी का राइमिंग स्कीम हमारा बन रहा है। नाउ कमिंग टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है हमारे पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस को किसी भी पोएम में बहुत सारे होते हैं और इसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे। जैसे पहला पोएटिक डिवाइसेस हमारा फर्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है सिंबोलिज्म। अब जब हमने पोएम स्टार्ट करी थी तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्रो हम किसको सिंबलाइज करते हैं, डार्कनेस को के साथ उसको सिंबलाइज करते हैं, इविल स्पिरिट के साथ सिंबलाइज करते हैं, बैड ओमेन के साथ सिंबलाइज करते हैं क्रो को। हेमलॉक ट्री के साथ हम हेमलॉक ट्री को किस चीज से एसोसिएट करते हैं, वो डेथ के साथ एसोसिएट करते हैं। तो ये सिंबलिज्म हो गया कि हम किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज का सिंबल मान रहे हैं। जैसे डेथ का सिंबल हम हेमलॉक ट्री को मान रहे हैं, खराब बैड ओमेन अशुभ चीज का सिंबल हम क्रो को मान रहे हैं। सो दिस इज सिंबलिज्म। सेकेंड पोएटिक डिवाइस जो हमारा यूज हुआ है वो है आयरनी। अब आयरनी किसे कहते हैं, आयरनी मतलब जब भी किसी चीज को एसोसिएट हम किसी एक चीज से कर रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो उसे कहते हैं आयरनी। तो आयरनी कैसे हो गई इसमें, मैंने आपको बताया था किस चीज का सिंबल बताया है क्रोक और हेमलॉक ट्री को, डार्कनेस का, बैड ओमेन का, खराब चीज का, डिजेक्शन का, ग्लूम का, डिप्रेशन का, इसका सिंबल है हमारा क्रो भी और हेमलॉक ट्री भी। लेकिन अब इन ऑस्पिशियस चीजों को, मतलब इन अशुभ चीजों को किसके साथ कंपेयर किया है, चेंज ऑफ मूड के साथ। किसी भी एक पर्सन के चेंज ऑफ मूड फ्रॉम डिप्रेशन, फ्रॉम सैड मूड, फ्रॉम ग्लूमी मूड, फ्रॉम मेलांकनी मूड टू अ हैप्पी जॉयस स्माइलिंग मूड, तो वो बोल रहे हैं ना कि नाउ माई डे इज सेव्ड, नाउ माई डे हैज बीन सेव्ड। तो वो बता रहे हैं कि मैं सुबह से जिस चीज को रिग्रेट कर रहा था, अब ये छोटा सा इंसिडेंस मुझे वो रिग्रेशन से, उस रिग्रेटिंग बिहेवियर से बाहर ला रहे हैं, उस रिग्रेटिंग मूड से बाहर ला रहे हैं। तो अब मैं लिमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज के लिए। तो बैड से गुड की तरफ ट्रांजिशन हुआ, और वो भी किन चीजों की वजह से, जो कि खुद जिन्हें हम बैड ओमेन कंसिडर करते हैं। तो ये आयरनी हुई। इमेजरी मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट पैराग्राफ को जैसे ही आप पढ़ते हो आपके दिमाग में एक इमेज तैयार हो जाती है कि वो एक्चुअली में उस टाइम पर कैसा नेचर रहा होगा, उस टाइम पर कैसा एनवायरनमेंट रहा होगा। तो हमें समझ में आ रहा है, हम जैसे ही इमेजिन कर रहे हैं कि विंटर्स का डे रहा होगा, स्नो कवर्ड ट्रीज रहे होंगे, क्रो कैसे बैठा होगा, क्रो क्या कर रहा होगा, और जब स्नो डस्ट हुई थी होगी नीचे तो वो कैसी लग रही होगी। सो दिस इज इमेजरी। कुछ और इसमें पोएटिक डिवाइसेस भी हैं, तो वो मैं आपको समरी से पहले जल्दी जल्दी बता देती हूँ। एक इन्वर्जन है हमारे पास पोएटिक डिवाइसेस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ है। एक इंजैम्पमेंट। अब सी, इंजैम्पमेंट किसे कहते हैं, इंजैम्पमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यूजुअली पोएम्स इंजैम्पमेंट यूज करते हैं वो अपने पोएम्स में। तो व्हाट इज इंजैम्पमेंट, जब भी हम किसी एक सेंटेंस को ब्रेकअप करके एक कंप्लीट पोएम के फॉर्म में लिख देते हैं विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स कहीं भी यूज नहीं किए, एंड में फुल स्टॉप है हमारे पास। सो दिस इज इंजैम्पमेंट। सो दिस पोएम इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस पोएटिक डिवाइस, इंजैम्पमेंट। फिर सेकेंड मेटाफर आ जाता है। मेटाफर आ जाता है, उसमें क्या है, हम कंपेयर कर रहे हैं किसी भी दो डिफरेंट आइडियाज को या दो डिफरेंट चीजों को। फिर एसोनेंस भी है इसमें, सिंबलिज्म हम कर चुके हैं। एलिट्रेशन भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको एलिट्रेशन भी मिल जाएगा, बहुत इजी होता है एलिट्रेशन ध्यान ढूंढना। जब भी किसी लाइन में आप देखोगे फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर इस पोएम में आप इफ यू लुक इनटू द पोएम, हैज गिवन माय हार्ट, तो हैज एच से स्टार्ट हो रहा है एंड हार्ट अगेन एच से स्टार्ट हो रहा है, या फिर एंड सेव्ड सम पार्ट, सो सेव्ड अगेन एच से स्टार्ट हो रहा है, सम मतलब फिर से एच से स्टार्ट हो रहा है। तो ये अगेन एलिट्रेशन का एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत इजीली हम रिकग्नाइज कर पाते हैं और बहुत इजीली देख पाते हैं कि हाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस कहाँ पे यूज हो रहा है। सो इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी पोएटिक डिवाइसेस हैं लेकिन वो आपको करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है विद द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम। तो समरी क्या होती है इस पूरी पोएम की, कि डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इतनी शॉर्ट में लिखी है, इतने अच्छे वे में लिखी है, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में जिस चीज को हम बैड ओमन कंसिडर करते हैं या खराब कंसिडर करते हैं, या जिसका पर्सपेक्टिव हम खराब लेके चल रहे हैं, वो चीज भी एक्चुअली में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है हमारे ऊपर। सो बहुत बड़ी चीज नहीं हुई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ,
लेकिन उनका एक दिन जो कि वो खराब वे में काट रहे थे, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांजिट हो गया इनटू अ हैप्पी डे, इनटू अ जॉयस डे। और अब वो रिग्रेट नहीं कर रहे थे अपने उस डे को, या फिर वो लेमेंट नहीं कर रहे थे अपने उस डे को, बल्कि वो उस दिन के लिए बहुत खुश थे। और अब उनका मूड चेंज हो चुका था। तो जो चीज खराब मूड से हम एसोसिएट करते हैं, उसने एक्चुअली में मूड अच्छा किया था। सो दिस इज एक्चुअली द थीम, द सेंट्रल आइडिया एंड द समरी ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। थैंक यू, and we'll see you tomorrow with a new chapter.